अब वो शख्स अपनी बीवी के मुंह पर ये लफ्ज़ मार रहा था कि उसे मोहब्बत नहीं उससे। शाह मन्नत ने टूटे लफ्ज़ अदा किए कि शायद किसी पल वो शख्स मुस्कुरा उठे और बोले कि ये मजाक था। इसी दिन से डरती थी वो, इसलिए वो उस शख्स से दूरी पर थी। कम अज़ कम इतना इत्मीनान तो था कि उसका नाम मन्नत के नाम के साथ जुड़ा था। अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारो, जाओ, आज से तबरेज़ शाह तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे से मेरा नाम भी कभी नहीं हटेगा, याद रखना। मन्नत ने गहरी सांस भरी। तल्ख मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसने सब उसे जेलस करवाने के लिए किया था, और वो बात कितनी बढ़ा चुका था। शाह, मैंने वो सब, तुम जा सकती हो, तबरेज़ ने कहते साथ सिगरेट सुलगाया। मन्नत ने अपनी चीज़ें समेटी और एक आखिरी नज़र उसकी पुष्प पर डालते बाहर निकल गई। उसके जाते ही तबरेज़ शाह ने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। मैं छोड़ चुका हूँ उसे, लेकिन अब आपने उसका नाम भी लिया तो अंजाम सिर्फ तबाही होगी। उसने कहता फ़ोन काटा और खिड़की से बाहर देखा, जहाँ वो ड्राइवर के साथ जा रही थी। मन्नत की आंखें साकित थीं। उसे लगा था वो रोएगी, उसे रोकेगी, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ गया और अपना सर दबाने लगा। जो दुख रहा था, अपने बाप से हुई उस रात मुलाकात उसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। आजकल किन चक्करों में हो? उसके बाप खालिद शाह नवाज ने पूछा था। गुड़िया, सामान समेटो, मैं आ रहा हूँ लेने तुम्हें। तुम्हारे साथ हुए गुनाह का बदला ले लिया मैंने उसकी बहन को छोड़कर। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो उसके कानों में डाला गया था। उसने बेयकीनी से रुबाइशा को देखा, जो आवाज़ पहचान गया था। वो बासित था, उसका दोस्त, उसकी बहन का शोहर। रुबाइशा ने उससे नज़रें चुराई। ले जाओ इस औरत को आकर, दुरेद ने होश में आते कहा और फ़ोन बंद कर दिया। क्या लगता है ये तुम्हारा? उसके पास आते उसने ठंडे लहजे में पूछा। भाई है मेरा। मेरे इल्म के मुताबिक तो तुम इकलौती थी। ओ, कज़न ब्रदर। उसके लफ्ज़ याद आते उसने रुबाइशा के बाजू को थामते उसे देखा। अगर इन सब में मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे इस मुंह बोले भाई को। वादा है ये मेरा। और अगर मुझे पता चला कि तुम भी इन सब में शरीक थी, तो ज़िंदगी अजाब कर दूंगा तुम पर, रुबाइशा यज़दानी। वो कहता उसे झटके से छोड़ता पीछे हटा और बाहर निकल गया। वो बाहर आई तो सुर्ख निगाहों से सोफे पर बैठा वो शायद बासित का ही इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट बाद बासित अंदर आया और उसे गार्ड्स ने अंदर आने भी दिया। आओ साले साहब, तुम्हारा ही इंतज़ार था। दुरेद अपनी जगह से खड़ा हुआ तो बासित ने उसे शोला बार निगाहों से घूरा। आज दो दोस्त एक दूसरे के सामने दुश्मन बने खड़े थे। मेरी बहन कहाँ है? अब तक पहुंच गई होगी। तुम्हारे बाप का फ़ोन नहीं आया तुम्हें? बासित ने घड़ी पर निगाह डालते उसे देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? दुरेद ने उस पर झपटते उसके मुंह पे मुक्का मारा था। वो अब दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थे। रुबाइशा ने सूरत हाल को बिगड़ते देख उन्हें अलहदा करना चाहा। उसके करीब आते उसे भी धक्का लगा। दुरेद ने उसे फौरन थामा और फिर झटके से छोड़ा। क्यों किया तुमने ये सब? दुरेद ने संजीदगी से पूछा। अभी भी तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि क्यों किया? मेरी बहन का माजी, हाल, मुस्तकबिल सब बर्बाद कर दिया तुमने, और मुझसे पूछ रहे हो? वो हमारा ज़ाती मामला है बासित। दुरेद ने एक आखिरी कोशिश की। ज़ाती नहीं है, ना कभी होगा दुरेद। ज़ाती नहीं था। पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत लगवाई है मेरी बहन ने। वो सब एक हादसा था, हकीकत कोई नहीं जानता। मैं वक्त आने पर सब सही कर देता, लेकिन तुमने और तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया। उसने सुलगती निगाह रुबाइशा पर डालते कहा। इसे नहीं, मुझे देखो, मुझसे बात करो। मैंने वो नहीं किया जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। तुम मेरी बहन को आज़ाद करो, लेकिन भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बहन को आज़ाद करूँगा। दुरेद ने एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा तो उसके होंठ फट गया। रुबाइशा के मुंह से चीख बरामद हुई। मेरी बहन के साथ ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? सालों की दोस्ती को तूने तबाह कर दिया बासित, वो भी असल वजह जाने बिना। एक बार मुझसे बात करता, मुझसे पूछता, लेकिन नहीं। तुम दोनों बहन भाइयों के दिमाग में जो जहर भरा है ना, उसका मुझे मालूम होना भी तो ज़रूरी था ना। मेरी बहन को तो भूल जा अब तू, लेकिन अपनी बहन को ले जा। वो मुड़ा और रुबाइशा को देखा। पहले तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने, रुबाइशा हक, लेकिन अब वही होगा जो तुम चाहती थी। मेरी औलाद मुझे दो और मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम इस लायक नहीं हो कि। खबरदार, एक लफ्ज़ नहीं। अब की बार बासित ने उसका हाथ थामा। निकलो दोनों, फौरन। मैं आपको अब कभी नहीं मिलूंगी, और ये औलाद भी नहीं। यही सज़ा है आपकी दुरेद। बाहर निकलते उसने दुरेद की आंखों में देखते धीरे से कहा तो वो लब भींच गया। ये तुम्हारी खुश फहमियाँ हैं कि मेरी औलाद को तुम मुझसे दूर कर पाओगी। आजमा कर देख लो,
और रुबाइशा हक, याद रखना तुम्हारी हर गलती को मैंने माफ़ किया, लेकिन ये जो तुम्हारे भाई ने किया है ना, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। एक औरत होकर तुमने दूसरी औरत के साथ ये सब होने कैसे दिया? मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। वो मिनमिनाई थी। अच्छा मजाक है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं कभी तुमसे मिलूं। मैंने सोचा था सब गलत फहमियाँ और सब राज खोल दूंगा, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं। जाओ, जितनी दूर हो सकता है चली जाओ, और कोशिश करना तुम और तुम्हारा भाई मेरे और मेरी बहन के आसपास भी ना भटके। दुरेद ने कहते उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था। बासित के साथ जाते उसने एक आखिरी बार उस दरवाजे को मुड़कर देखा था जो बंद मिला था उसे। आगे देखो राबी, वहाँ कुछ नहीं रहा अब। बासित ने संजीदगी से कहा तो उसने सामने देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से दूर। उनकी गाड़ी उस सफ़र पर रवां-दवां थी जो उन्हें उन दो लोगों से अलहदा कर देती। ये फैसला कितना सही और कितना गलत था वो दोनों नहीं जानते थे। दुरेद गाड़ी स्पीड से ड्राइव करता उस घर से निकल आया था जहां अब कुछ नहीं बचा था। वापस अपने घर चला गया। अब उस वक्त वो सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता था। वो दौड़ता हुआ अंदर आया और उसके कमरे में गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, रुबाब कहती उसके सीने से आ लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो तुम? उसे सीने से लगाते उसके माथे पर बोसा देते उसने बेचैनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, कुछ दिन आपके साथ रहने आई हूँ। उसे देखते वो मुस्कुराई। काफ़ी बड़ी हो गई हो जो झूठ बोलने लगी हो, दुरेद ने संजीदगी से कहा और सामने सोफे पर बैठ गया। उसने आंखें झपकाते कहा, तुम्हें याद है रुबाब, बचपन से मैं और बाबा तुम्हारे रोने का अंदाज़ा तुम्हारी आंखों से लगा लेते थे, और ये अंदाज़ा मैंने आज भी लगाया, और हमेशा की तरह मैं सही लगा रहा हूँ अंदाज़ा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों रोऊंगी? इसलिए कि तुम्हारा शोहर एक घटिया आदमी है। भाई, उसने सदमे से उसे देखा। तुम उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। वो अपनी बहन के लिए सब कर रहा है। अब वो चला गया है और मैं उसे वापस नहीं आने दूंगा। भाई, उसने झटके से उसे देखा। उसकी बहन? उसे याद आया, रुबाइशा की बात कर रहा था वो। शादी से पहले हुई उससे उसकी मुतल्लिक उसे बात याद आई थी। उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन बासित ज़िया, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। उसने आंखों की सुर्खी को कम करने की कोशिश की थी। तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन, जो लाडली थी मेरी बेहद, उसके साथ ऐसा किया है रुबाब यज़दानी। तो इन सब में मैं क्यों घिसती जा रही हूँ? वो खुद आई थी, मैंने तो नहीं। अपने हाथ पर हल्की सी जलन महसूस करते उसने उसे देखा जिसने सिगरेट हल्का सा उसके हाथ पर रखा था और फिर उसी सिगरेट का धुआं हवा में मुअत्तल किया था। बकवास नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान अपने गुनाहों की सज़ा अपने करीबी लोगों को तकलीफ़ में देखकर चुकाता है, तो बस यही समझ लो। वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं थी ना? उसने हिचकी लेते हुए कहा। उस अनजाने वजूद से उसे नफरत महसूस हो रही थी। वो औलाद जैसी थी मेरी छोटी बहन। मैंने उसका हर लाड उठाया है सिर्फ इसलिए कि वो महरूमियों में ज़िंदगी गुजारती आई है, कहीं ज़िंदगी से हार ना मान ले। और देखो, तुम्हारे भाई ने उसे ऐसा हराया कि वो अब उठ ही नहीं पा रही। माजी की यादें जहन में लाते वो चौंकी। उस शख्स में वो इतनी गुम हो गई थी कि उसकी हर बात को यकसर भूल गई थी। उसके साथ जो भी हुआ उस बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन बासित ज़िया, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। उसने आंखों की सुर्खी को कम करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन, जो लाडली थी मेरी बेहद, उसके साथ ऐसा किया है रुबाब यज़दानी। तो इन सब में मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? वो खुद आई थी, मैंने तो नहीं। अपने हाथ पर हल्की सी जलन महसूस करते उसने उसे देखा जिसने सिगरेट हल्का सा उसके हाथ पर रख दिया था और फिर उसी सिगरेट का धुआं हवा में मुअत्तल किया। बकवास नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान अपने गुनाहों की सज़ा अपने करीबी लोगों को तकलीफ़ में देखकर चुकाता है, तो बस यही समझ लो फिर। वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं थी ना? उसने हिचकी लेते हुए कहा। मैंने उसका हर लाड उठाया था सिर्फ इसलिए कि वो महरूमियों में ज़िंदगी गुजारती आई थी, कहीं ज़िंदगी से हार ना मान ले। और देखो, तुम्हारे भाई ने उसे ऐसा हराया कि वो अब उठ ही नहीं पा रही। माजी की याद जहन में लहराते ही वो चौंकी थी। उस शख्स में वो इतनी गुम हो गई थी कि इस बात को वो यकसर तौर पर भूल गई थी। डील्स में मसरूफ़ हो, इसके अलावा भी तुम्हारी मसरूफियात काफ़ी हैं, मुझे सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। कौन सी मसरूफियात? वो पहले ही थका था और ऊपर से उनके सवालात। मन्नत नामी लड़की कौन है? उसका यहाँ क्या जिक्र? वो सीधा होकर बैठा। तुम बताओ, लगता है कोई ख़ास है जो तबरेज़ शाह की नज़रों के हिसार में रहती है 24 घंटे? कुलीग है और कुछ नहीं।
कुलीग ही रखो उसे, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। तुम्हें धोखा देकर आखिर मैं सारा क्रेडिट खुद ले गई तो काम का कितना नुकसान होगा तुम्हें तुम जानते भी हो। जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी हमेशा की तरह उनकी बातें बुरी लगने के बावजूद वो खामोश रहा था। वजह यही थी कि उन्होंने पाला था उसे, उसे महंगे तालीमी इदारों में पढ़ाया था। मोहब्बत नहीं करते थे वो जानता था, बल्कि उसे मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में मिली ही कहाँ थी। उसकी अपनी सगी माँ के पास उसके लिए वक्त नहीं था, तो वो तो फिर सौतेला बाप था जो कम अज़ कम उसकी ज़रूरियात तो पूरी करता था। वो जानता था उसका बाप भी मतलबी है। तबरेज़ शाह का हाफजा कितना तेज़ है सब जानते थे। उसने कम वक्त में काफ़ी तरक्की पाई थी। उस कंपनी का भी सारा प्रॉफिट उसके बाप के अकाउंट में जाता था और वो उफ तक ना करता। और उसने लगाने भी किस पर होते थे पैसे। बस मुझे अब वो लड़की तुम्हारे आसपास ना दिखे, नहीं तो मैं उसका कोई बंदोबस्त खुद ही कर लूँगा। उन्होंने करोफर से कहते अपनी शॉल कंधे पर ठीक की तो वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ ये आप भी जानते हैं। मैं उससे फासले पर रहूँगा। बेहतर है आप मेरी मुखबरी करवाना बंद कर दें। वो पहली बार संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। अगले दिन उसने मन्नत को जब वो सब करते देखा तो सारा गुस्सा उस पर निकला था। बेहतर यही था कि वो फिलहाल उससे दूर रहता। मन्नत अजीब से एहसासात में घिरी थी। क्या वो गलत था जो उस शख्स की आंखें बयान करती थी, या वो सब जो उस शख्स की ज़ुबान से आज अदा हुआ था। तबरेज़ शाह तुम खुद आओगे मेरे पास, मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हें। कुछ सोचते वो धीमे से मुस्कुराई और फिर आंखें मूंद गई। और फिर एक दूसरे के सामने होते हुए भी उन्होंने एक दूसरे को यकसर नज़रअंदाज किया था। मन्नत उसे देखती थी, उसके दिल को कहाँ करार आता था। वो तो मोहब्बत में डूबी थी उसकी, लेकिन तबरेज़ शाह ने उसे ऐसा नज़रअंदाज किया कि कभी कभी उसे गुमान होता कि वो वहाँ मौजूद भी नहीं है। वक्त गुजर रहा था। एक हफ्ते में वो डील मुकम्मल हो जानी थी जिसके लिए वो दोनों साथ काम कर रहे थे। अभी भी वो उसके ऑफिस के पास से गुजरकर बाहर जाती कि अंदर से आने वाली आवाज़ पर ठिठक कर रुकी। कैसे हो शाह, कितने अरसे बाद हम मिले हैं। वो भी तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझे ना बताया होता तो मुझे अंदाज़ा ही ना हो पाता कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। उस लड़की ने उसे गले लगाते कहा था। तबरेज़ शाह ने दरवाजे के बाहर खड़ी मन्नत को देखा जो संजीदगी से उन्हीं को देख रही थी। ओह क्या हुआ। उसका जवाब ना पाते उसने पीछे देखा। ओह एम्प्लॉय है, इसे बोलो आ जाए अंदर। अब इतना भी हम कुछ पर्सनल नहीं कर रहे थे, उस लड़की ने बाल झटकते कहा तो मन्नत ने इस्तेहज़ाइया नज़रों से तबरेज़ को देखा। मिस्टर तबरेज़ ये डील पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। प्रोडक्ट्स पहुंचा दीजिएगा, हफ्ते को ये सारा उन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। और मिस ध्यान से, एम्प्लॉय नहीं, जिस डील पर ये काम कर रहे हैं ना उसकी पार्टनर हूँ मैं, उसने कड़वे लहजे में कहा तो लड़की ने आंखें घुमाई। हफ्ते को मुलाकात, आप जारी रखें। वो तंजिया कहती उसकी बात काटती बाहर निकल गई। मकसद साफ उसका गले मिलने वाले मंजर की तरफ निशानदही करना था। मन्नत उसे पहचान गई थी। वो सारा बट थी, किसी सियासी जमात के रुकन की बेटी जो यूनिवर्सिटी में भी अक्सर तबरेज़ के साथ होती थी। कल जब जॉन ने उसका हाथ पकड़ा था तो तबरेज़ शाह की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। आज कैसे उसने किसी गैर औरत को इजाज़त दी थी उसे गले लगाने की। मर्द सब काम अपने हिसाब से ही करता है। जो उसे बुरा लगा है वो बुरा है, जो औरत को लगा उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है उन्हें। वो तल्खी से मुस्कुराती उस ऑफिस में दोबारा कभी ना आने का खुद से वादा करती निकल गई। सारा आइंदा ध्यान रखना, इस तरह मिलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके जाते ही वो होश में आया। अब तो सब ऐसे ही मिलते हैं। खैर हफ्ते को क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी। वो कहता बिना उसे बैठने का कहे अपनी जगह पर बैठ गया तो वो भी बिना शर्मिंदा हुए उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मुझे नहीं बुलाओगे? तुम भी आ सकती हो। बताओ कोई काम था? नहीं बस तुमसे मिलने आई थी, उसने बाल अदा से पीछे फेंकते कहा। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, माजरत। मैं इंतज़ार कर लूँगी तुम्हारा, मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा, इंतज़ार बेकार है। उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे कुछ समझाना चाहा लेकिन वो कहाँ इतनी समझदार थी। ओ सारा भट्ट ने मुंह बनाया। मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें, मिलकर अच्छा लगा। वो कहता बाहर निकल गया तो वो मुंह बिसोरते बाहर निकली उसके पीछे। अंकल आपका बेटा मुझे ज़रा भी मुंह नहीं लगाता, उसने फ़ोन करते कहा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर भाई वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने रुंधे लहजे में पूछा। रुबाब, मैं तुम्हें आज के बाद उसके लिए रोते हुए ना देखूं, दुरेद ने भारी दिल से कहा। वो सब जानता था भाई, वो सब जानता था। सब
کہ مجھے اس سے کب سے محبت ہے، کتنے سالوں سے، پھر بھی اس شخص نے ایسا کیا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ رباب نے کہا تو درید نے جھٹکے سے دکھتا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی غلطی نہیں ہے، ہلکا سا احتجاج کیا گیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے غلط فہمی ہے کوئی کہ آپ نے کچھ اس کے ساتھ برا کیا، اور اس نے باسط کو بھی یہی بتایا، اور باسط نے اس کا بدلہ مجھ سے یوں لیا۔ درید نے اسے روتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اسے سونے کا کہتا باہر نکل آیا۔ تسلی دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اندیکھی آگ میں جھونک کر خود بری ذمہ ہو گئے تھے ان لوگوں کو۔ تم جو نقصان کر کے گئی ہو نا میرا ربائشہ حق، اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ اس نے کمرے میں جاتے آنکھوں کو زور سے رگڑتے کہا، اس کی گاڑی کا پیچھا کرو، اس کی ہر لوکیشن مجھ تک پہنچتی رہنی چاہیے۔ اس نے فون کرتے کہا، منزل نہ جانے انہیں کہاں لے جاتی، کون تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ چاروں ایک دوسرے کو بھولنے والے تو نہیں تھے۔ وقت گزر رہا تھا، ربائشہ کی اکثر طبیعت اپنی حالت کی وجہ سے خراب ہو جاتی۔ باسط اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو یہ دکھانے کی کوششوں میں ہلکان رہتے تھے کہ وہ ان دونوں سے الگ ہو کر خوش ہیں، لیکن رات کے سائے پھیلتے ہی وہ دونوں یادوں کے بھنور میں پھنستے چلے جاتے تھے۔ 5 ماہ ہو گئے تھے اسے دیکھے۔ ربائشہ آج اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی۔ اس بھاری وجود کے ساتھ نکلنا اب اسے بے حد مشکل نظر آنے لگا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باسط باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ باسط اپنے فون میں مگن تھا جب نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ وہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، فہد ساتھ تھا اس کے۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ باسط نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی اور انہیں دیکھنے لگا۔ رباب کا ہاتھ فہد کے کندھے پر دیکھتے اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ اگلے 5 منٹ بعد گراؤنڈ فلور پر جانے والی لفٹ بند ہو جانی چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے گیا جہاں وہ دونوں لفٹ میں جا رہے تھے۔ اس نے فہد کا کندھا تھپ تھپایا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رباب چونکہ آگے تھی اس لیے کچھ دیکھ نہیں پائی۔ دور رہو میری بیوی سے فہد، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جاؤ، مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنا اس کی بات سنے وہ اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا اور فوراً گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ وہ جو فون چیک کر رہی تھی، اس نے مسکرا کر اوپر دیکھا اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ تم کیوں اب اس تھوڑے عرصے میں یہ بھی بھول گئی ہو کہ تم شادی شدہ ہو اور ایک عدد شوہر ہے تمہارا؟ باسط نے ایک قدم اس کی طرف لیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور فہد کہاں ہے؟ تم اندر کیسے آئے؟ ابھی میں موجود ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اس کا فون ہاتھ سے لیتے لفٹ کی دیوار پر مارتے وہ دھاڑا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ چیخی اور جھٹکے سے لفٹ رکتے محسوس کر کے اس نے بے یقینی سے یہاں وہاں دیکھا۔ یہ کیوں رک گئی؟ یہ شخص تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تم سے مطلب؟ مسٹر باسط ضیاء، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دینے والے انداز میں کہا جو اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ مت بھولو، اب بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ باسط نے اس کی کلائی کو مروڑتے اس کی کمر سے لگایا تھا۔ دور رہو، رباب نے اسے دیکھتے کہا۔ باسط نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اب وہ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی پہلے سے۔ مجھ سے دوری کا کافی صدمہ لیا ہے تم نے؟ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرایا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں خوش ہوں کہ وقت پر ایسے شخص سے میرا پیچھا چھوٹ گیا جس کا دل ہی میلا ہے۔ باسط نے اس کا جبڑا بھینچتے اسے لفٹ کی دیوار سے لگایا تھا۔ تمیز سے بات کرو رباب، کس رشتے سے؟ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ باسط نے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھتے پل میں فیصلہ لیا اور اس پر جھکا۔ اس رشتے سے؟ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جواب تمہیں مطمئن نہ کر پاتا۔ رباب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور میں تمہیں دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں رباب، باسط نے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ اپنی بہن کو گھر سے نکال دو، میں مان جاؤں گی تمہاری بات۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ میں ایسا کروں گا۔ باسط اس سے دور کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس رشتے سے آزاد کرو باسط، اس نے خاموشی توڑتے کہا تو باسط نے اسے دیکھا۔ ناممکن، میں ممکن بنا دوں گی اسے کورٹ میں کیس کرنے کے بعد۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ باسط نے فون نکالتے میسج کیا اور اسے دیکھا جو سرخ چہرے سے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تمہاری بہن تمہارے لیے ہر رشتے سے زیادہ ضروری ہے، اس نے آنکھ سے آنسو صاف کرتے کہا۔ تمہیں تمہاری بہن مبارک ہو، کیونکہ بیوی تو اب کبھی نہیں ملے گی تمہیں، وہ کہتی لفٹ کھلتے ہی باہر گئی۔ باسط کتنی ہی دیر کھڑا وہاں اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔
उस दिन के बाद उन दोनों की ऑफिस में मसरूफियात बढ़ गई थी। काम अपने आखिरी मराहिल पर था। फ़ौरन कंपनी को जुमे के दिन ही सारी प्रोडक्ट्स दे दी गई थी जो उन्हें पसंद भी आई थी, क्योंकि वो पहले ही सब देख चुके थे। आज उस प्रोजेक्ट की कामयाबी की पार्टी थी। इस डील से उन दोनों को फ़ायदा हुआ था, लेकिन तबरेज़ ने आधे से ज़्यादा क्रेडिट और कैश नामहसूस अंदाज में मन्नत की कंपनी को दिया था। पार्टी अपने अरूज पर थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। उसे शर्मिंदगी हुई क्योंकि फ़ौरन कंपनी के मेंबर बार बार उसका पूछ रहे थे। मन्नत ने गाड़ी से निकलते अपना फ़ोन देखा जहां उस शख्स का नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल काटी और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। उसके अंदर दाखिल होते ही काफ़ी लोगों की नज़रें इकट्ठी उस पर गई थी और उसके उस शख्स पर जो सामने ही सारा बट के साथ खड़ा था। महरून पाँव को छूते सिंपल रेशमी फ्रॉक में, दुपट्टा अच्छे से सीने पर फैलाए, भारी झुमके, हल्के मेकअप और ऊंचे जूड़े में वो बहुत दिलकश लग रही थी। जॉन की बात याद आते ही तबरेज़ शाह ने उसके मैरून जूड़े को सुलगती निगाहों से घूरा था। मन्नत ने उसे कई बार देखा था, जो रॉयल ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था। बाल जल से सेट किए गए थे। चेहरे पर सख्त तासुरात जमाए वो यहाँ मौजूद सिंगल लड़कियों के दिलों पर छा रहा था। उसका दिल दुखा था क्योंकि एक बार भी उसने नज़र उठाकर उसे नहीं देखा था। उनका नाम इकट्ठा बोला गया था तो दोनों की नज़रें मिली, लेकिन मन्नत ने सर झुका लिया। उन्हें मुबारकबाद दी गई थी और फिर खाने का दौर चला। लोगों के हाथों में मौजूद शराब को देखते मन्नत को हैरत हुई थी। लड़कियों के कपड़े भी ऐसे थे। उसे समझ नहीं आता था कि लोगों ने लफ्ज़ इलियट को क्या समझ लिया है। आधे कपड़े पहनना, हराम खाना पीना, वो सब पढ़े लिखे जाहिल थे जो ये ना समझ पाए कि लफ्ज़ इलियट आपके किरदार, आपके अखलाक, आपके वजूद से मुंसलिक हर बात की नुमाइंदगी करता है। वो साइड पर बैठ गई क्योंकि यहाँ कुछ भी उसे अपने खाने को नहीं मिला था, लेकिन भूख भी शिद्दत से लगी थी। अभी वो कुछ सोचती कि वेटर उसके पास आया। मैम, ये आपके लिए। उसने उसके आगे खाने की ट्रे की तो वो चौंकी, जिसमें बर्गर के साथ कोक थी और मीठे में कपकेक।